आप जब यहाँ से देख रहे हो, पॉइंट ए से देख रहे हो इस प्लैनेट को, लेट्स कॉल दिस पॉइंट पी, तो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस रहा होगा और फिर आप क्या करते हो, ए से एक और पॉइंट बी पे चले जाते हो। ठीक, वहाँ से भी डिस्टेंस देखोगे कि इसका कितना है, मतलब डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते हो, बेसिकली आप क्या मेजर कर रहे हो कि एंगल कितना है। ठीक, तो ये जो एंगल है इसको मेजर करने के कुछ पर्टिकुलर तरीके होते हैं। तो ये अगर एंगल मेजर कर लेते हो ना, तो इसको पैरेलैक्स एंगल कहते हैं, पैरेलैक्स एंगल या पैरेलैक्टिक एंगल और पैरेलैक्टिक एंगल। अब बात थोड़ी ऐसी है ना कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट्स कॉल दिस स्मॉल बी। ठीक, और मान लेते कि जो प्लैनेट है वो हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ से इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट्स से कैपिटल डी। ठीक, तो बिकॉज डी इज़ मच मच ग्रेटर देन बी, तो इन एक्चुअल फैक्ट बी इज़ मच, जो ये रेशियो है बी बाई डी का वो 1 से बहुत ही कम है, बहुत छोटा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, अब देखो याद करो, अगर बी लेंथ का आर्क होता हमारे पास और डी रेडियस होता उस आर्क का, तो लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द आर्क वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है एंगल, एंगल इन रेडियंस, राइट। ये याद है सबको? ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पे क्या है ना, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये डी बहुत ज़्यादा है और ये जो बेसिस वाला डिस्टेंस है, ऑल्दो फिगर में लग रहा है कि कंपेरेबल है बट एक्चुअल में कंपेरेबल नहीं होता है। ये बी जो है वो बहुत ही छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू डी। सो दैट इज़ वाई हम जब ए से बी पे भी गए ना, तो भी अब ए और बी सेम पॉइंट्स तो है नहीं, तो ए से बी में जब हम जाएंगे तो डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, बट वो इतना थोड़ा चेंज होता है कि लगभग 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 हम मान सकते हैं कि वो सेम ही रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने इन दोनों लेंथ्स को डी मार्क कर दिया, ये दोनों डी होंगे। एंड फर्दर ये जो एंगल बीच में बन रहा होगा ना थीटा, वो भी बहुत छोटा होगा। वो एंगल मेजर करने के तरीके होते हैं। तो अगर तो एक बार हमें वो पैरेलैक्टिक एंगल मिल जाता है और हमें इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यानी बेसिस हमें पता हो, तो हम डी एस्टिमेट कर सकते हैं। कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, हमें पता है कि बी बाई डी इट इज़ इक्वल टू थीटा। बट ये कब होता है, जब जो आपका ये बी है ना, ये लेंथ ऑफ द आर, लेंथ ऑफ आर को और ये रेडियस ऑफ आर को, तो देखो अगर मैं इसको सेंटर ऑफ सर्कल मान के और इसको रेडियस ऑफ द सर्कल मान के या रेडियस ऑफ द आर्क मान के चलता हूँ, तो फिर ए से बी में जो आर्क बनेगा उसका लेंथ होना चाहिए बी, तभी मैं ये चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये लेंथ होनी चाहिए बी, बट यहाँ पे तो ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो भी है, लेकिन बेसिकली बात ऐसी है क्योंकि ये एंगल इतना छोटा है ना, हम ये अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं कि ये जो लेंथ है, स्ट्रेट लाइन लेंथ है बी, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस आर्क। आप ये आप विजुअलाइज कर पा रहे हो? बेसिकली अगर मैं एक सर्कल मान लेता हूँ, इस चीज़ को, इस आर्क को पार्ट ऑफ अ सर्कल मान लेता हूँ, तो सर्कल का रेडियस इतना ज़्यादा है कि ये जो लेंथ ऑफ आर्क है और जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक, आप अगर छोटा सर्कल लेते हो, इन दोनों का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है और ये लेंथ ऑफ आर्क है वो तो अलग होगा ना, लेकिन जैसे अब इसी चीज़ को और बड़ा कर दो और अब सेम एंगल ले लो, डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे और बड़ा कर दोगे ना, डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो कम हो जाता है। और अगर आप एंगल को छोटा कर देते हो एट द सेम टाइम, तब तो डिफरेंस रहता ही नहीं है। तो हम मान सकते हैं ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ना और ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो लगभग लगभग इक्वल है। और अगर वो लगभग लगभग इक्वल है तो फिर हम ये जो स्ट्रेट लाइन है ए बी उसको मान सकते हैं दैट इट इज़ द आर्क ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर एट पी एंड रेडियस इक्वल टू डी। तो अगर ऐसा है देन
द प्लेन एंगल थीटा विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क विच इज़ बी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द आर्क विच इज़ कैपिटल डी। ठीक, थीटा हमें पता होता है, बी हमें पता होता है, डी हमें निकालना है। तो इससे आपका जो डी है वो इक्वल टू बी बाई थीटा आ जाएगा। इससे आपको वैल्यू मिल जाएगी, वो प्लैनेट कितने डिस्टेंस पे है ये वैल्यू मिल जाएगी। यही है बस पैरेलैक्स मेथड। ठीक, अच्छा स्कूल वाले में नहीं है तो अच्छी बात है, जिसको पढ़ना था वही नहीं आया अभी। ठीक है, एनीवे हम मोशन इन प्लेन करने वाले थे तो वही करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल कंप्लीट हो गया है मतलब क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं हुआ है, स्कूल में हो गया है। स्कूल में ना, हाँ अभी प्रोजेक्टाइल करेंगे। हाँ क्या हो गया, पॉलीगॉन क्या हो गया? हाँ 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 वही करेंगे अभी। ठीक है, तो ये एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ प्लेन का ही पार्ट है। तो उसमें एक और बार ये चीज़ें मैं समझा देता हूँ क्या क्या होता है। तो पूरे चैप्टर में ये चीज़ें हैं। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है 2D में? हाँ तो कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट एकदम ही सेम है। बेसिकली अब क्या है कि आपको हर चीज़ आई कैप जे कैप में लिखना पड़ेगा। हर चीज़ को आप आई कैप जे कैप करके लिखोगे। अब भी रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग सेम होता है। अगर आपके पास दो अलग अलग बॉडीज़ है, उन दोनों की वेलोसिटी वी बी और वी ए है इन वेक्टर, एक का वेलोसिटी वी बी है, एक का वेलोसिटी वी ए है। हम्म कि- क्या करेंगे यार? न्यूमेरिकल्स अभी करेंगे या बाद में करेंगे? अभी एक्चुअली इनका, हाँ हाँ हाँ, नहीं एग्ज़ाम के बाद तो सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे ही, डेफिनेटली करेंगे। न्यूमेरिकल से ही एप्लीकेशन समझ आता है, न्यूमेरिकल्स तो करेंगे। बट अभी सारे मेन मेन कॉन्सेप्ट्स कवर कर लो ना। ठीक है, तो पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ेंगे 2D में कैसा होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद प्रोजेक्टाइल देखते हैं। प्रोजेक्टाइल में ये कुछ मेन पैरामीटर्स हैं जो हमें डिराइव करनी होती है, और उनके लिए हम स्टैंडर्डाइज कुछ रिजल्ट्स लर्न कर लेंगे, उन्हीं को यूज़ करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एक होता है ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन क्या है, एक्स और वाई में रिलेशन क्या है। बेसिकली प्रोजेक्टाइल का जो भी मोशन है वो तो 2 डायमेंशन में होता है। इट हैज़ सम लेंथ बीइंग कवर्ड एंड सम हाइट बीइंग कवर्ड, राइट? ऐसा होता है ना प्रोजेक्टाइल का। तो वो एक प्लेन में आ जाता है सारा। 3D प्रोजेक्टाइल आप तो नहीं पढ़ रहे हो, आप सिर्फ यही पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इसमें एक लेंथ होगा और एक हाइट होगा। ठीक है, तो लेंथ को आप x मान लो, हाइट को एट एनी पॉइंट इन टाइम उसको y मान लो। तो x और y में रिलेशन क्या है, वो उसको ट्रैजेक्टरी ऑफ द मोशन कहते हैं। ठीक, फिर एक होता है कि टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या है, किस टाइम पे वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, कितने टाइम तक वो एयरबॉर्न रहेगा। फिर मैक्सिमम हाइट क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन करेंगे। उसमें बेसिकली आपको ये डिराइव करना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, जो हम पहले भी आपने देखा है कि नहीं मेरे को या पता नहीं, बट इसको जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है दैट इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, वेर वी इज़ योर लीनियर स्पीड। तो ये चीज़ आती कहाँ से है, ये ये चीज़ इसके बराबर है क्यों, तो वो भी हम डिराइव करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो वो पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पहले देखते हैं कितना हो पाता है। ठीक है, सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है एंड लेट्स से आपका जो भी पार्टिकल है वो सपोज ऐसे मूव कर रहा था। ठीक, सपोज दिस इज द पाथ ऑफ अ पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ मूविंग। सपोज ये जो एक्सेस है ये टाइम एक्सेस है, और
नहीं, इसको टाइम नहीं रखते, इसको मान लो कि ये प्लेन है जिस प्लेन में वो पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। एंड सपोज एट गिवन टाइम टी, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे था एट पॉइंट पी एट अ गिवन टाइम टी, ठीक। तो इसका जो यहाँ पे जो ये पोजीशन है, ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एट एनी गिवन टाइम टी। सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज दिस इज एक्स एंड सपोज दिस इज वाई, ठीक। तो मैं पी के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको मैं एक्स कॉमा वाई लिख सकता हूँ। अब ये चीज़ देखो, अगर मैं एक वेक्टर लेता हूँ विच सपोज मैं ओपी वेक्टर कंसिडर कर रहा हूँ, ओपी वेक्टर, उसको आप कंपोनेंट्स के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो? बेसिकली हमने क्या किया, ये एक वेक्टर लिया और ये एक वेक्टर लिया, इन दोनों का सम इज़ इक्वल टू ओपी वेक्टर, करेक्ट। तो ये जो वेक्टर है इसका इसको आप आई कैप जे कैप नोटेशन में कैसे लिखोगे? इट इज़ अ वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस विथ मैग्नीट्यूड स्मॉल एक्स। तो मतलब ये वेक्टर हो जाएगा आपका स्मॉल एक्स टाइम्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आई हैट, मैग्नीट्यूड टाइम्स यूनिट वेक्टर, ऐसे हम वेक्टर को लिख सकते हैं, ठीक। ठीक इसी तरह ये वाला जो वेक्टर है, यानी ये वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड y है एंड इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस, तो इसको हम j हैट लिख सकते हैं, ठीक। तो ठीक है, मैं सपोज इन पॉइंट्स को मैं लिख देता हूँ कि दिस इज़ o, दिस पॉइंट इज़ o, दिस पॉइंट इज़ p, लेट मी कॉल दिस पॉइंट q, ठीक। तो ये पॉइंट अगर q है देन OP वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर, ठीक। ओ क्यू वेक्टर हमारा क्या है? इट इज़ एक्स आई हैट प्लस वाई जे हैट, ठीक। एंड ओ पी वेक्टर मान लेते हैं कि दिस इज आर वेक्टर, ये हो गया पोजिशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट और द पार्टिकल एट सम गिवन टाइम पी, ठीक है। तो मान लेते हैं एट टी इज इक्वल टू टी, ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इज एट पी। तो पी का जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर है, एक इसी को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। एक्स वाई प्लेन में किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है उसको डिनोट करता है पोजीशन वेक्टर। कैसे डिनोट करता है? एक आप एक लाइन जोड़ोगे फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, तो ये जो लाइन जोड़ने से जो वेक्टर बन रहा है ओपी वेक्टर, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो एट टाइम टी इट्स पोजीशन वेक्टर इज आर वेक्टर, ठीक। तो फर्दर हम मान लेते हैं दैट एट सम अदर टाइम टी इज इक्वल टू टी डैश, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट अब पी डैश, एक और पॉइंट पी डैश पे चला गया सपोज यहाँ पे, ठीक। ठीक है, तो ऐसे में डेफिनेटली इसका पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ होगा क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बदल गए, ठीक। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ये पोजीशन वेक्टर आएगा वो होगा ओ पी डैश एंड लेट मी कॉल दिस आर डैश, ठीक। मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ, से दिस वेक्टर इज आर डैश वेक्टर। तो बेसिकली पार्टिकल पी से पी डैश पे चला गया, मीनिंग इस डायरेक्शन में गया। तो ऐसे में इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द line joining the initial point to the final point and the direction is from the initial to the final point. So the displacement will be given by this particular line, ठीक। ये जो पर्पल लाइन आपको दिख रहा है
पी डैश इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, टाइम t इज इक्वल टू टी पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर इज आर वेक्टर, t इज इक्वल टू टी डैश पे जो पोजीशन वेक्टर है विच इट इज़ आर डैश वेक्टर। एंड इस पूरे प्रोसेस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है पी पी डैश वेक्टर इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसको डेल्टा आर भी बोल सकते हो। डेल्टा आर क्यों बोल रहे हैं वो मैं आपको बाद समझाता हूँ। अभी के लिए तो आप इसको एस वेक्टर मान सकते हो। ठीक है, तो आप ये देखो इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ओ पी पी डैश में कॉपी कर लेता हूँ ना अगले पेज पे। ठीक, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है डैट ओ पी वेक्टर प्लस पी पी डैश वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी डैश वेक्टर। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं डैट ओ पी वेक्टर प्लस पी पी डैश वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी डैश वेक्टर। ठीक, ना ओ पी वेक्टर क्या था, ओ पी वेक्टर हमने बोला दैट दिस इज एट टाइम टी आर वेक्टर, ये आर वेक्टर है, प्लस पी पी डैश वेक्टर वो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसको मैं एस वेक्टर बोल देता हूँ। और जो ओ पी डैश वेक्टर है दैट इज़ द न्यू पोजिशन वेक्टर एट टाइम टी डैश, तो ये हो गया आर डैश वेक्टर। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज एक्चुअली आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर, मतलब जो डिफरेंस इन पोजीशन वेक्टर्स है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है 2D में भी। ठीक, तो इन अदर वर्ड्स एस वेक्टर इज नथिंग बट डेल्टा आर वेक्टर। ठीक, जो हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोजीशन वेक्टर में क्या रिलेशन है। ठीक, अब इसको अगर आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के टर्म में समझते हो तो आप ऐसे देख लो, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई हैट प्लस वाई जे हैट। हाँ, और मान लेते हैं पी डैश पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज एक्स डैश एंड वाई डैश। दिस डिस्टेंस इज सपोज एक्स डैश एंड जो ये पूरा डिस्टेंस है दिस इज वाई डैश, दिस इज वाई डैश। तो आर डैश वेक्टर विल बी इक्वल टू एक्स डैश आई हैट प्लस वाई डैश जे हैट। तो ऐसे में डेल्टा आर वेक्टर विल बी इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स आई हैट प्लस वाई डैश माइनस वाई जे हैट। सो इन अदर वर्ड्स जो आपका डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एक्स डैश माइनस एक्स आई हैट प्लस वाई डैश माइनस वाई j hat, which is nothing but the sum of the displacements in the x direction and the y direction, right? Delta x I hat plus delta y j hat. तो इनफैक्ट 2D में जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है इट इज़ द सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन एंड द y डायरेक्शन। मतलब एक तरीके से आप सोच सकते हो 2D में कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो x में मतलब x एक्सेस के अलॉन्ग मतलब दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपने ले लिए, उन दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको आपने एनालाइज कर दिया और उनको इस तरीके से वेक्टर कंपोनेंट वाइज ऐड कर दिया, उससे भी आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। इसका टेक अवे मैसेज यही है कि आप इस पूरे मोशन को एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट 1D मोशन सोच सकते हो। ठीक, इस पूरे एक्सरसाइज का पॉइंट यही था। ठीक है, ठीक है, अभी वेलोसिटी देखते हैं। तो बाय डेफिनेशन वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी एवरेज हमें पता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इट इज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो ये जो अभी हमने फिगर बनाया था उसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एस वेक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट,
डेल्टा आर वेक्टर, राइट। सो वी एवरेज इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल जितना टाइम हुआ है, टाइम को डेल्टा टी बोल देता हूँ। यहाँ पे डेल्टा टी विल बी इक्वल टू टी डैश माइनस टी, and s vector is actually equal to delta r vector. What is delta r vector? It is r vector minus r dash, it is r dash vector minus r vector, जिसको हमने ऐसे भी लिखा था डेल्टा आई एक्स आई हैट प्लस डेल्टा वाई जे हैट, ऐसे भी लिखा था, ठीक है। तो इससे जो आपका वी एवरेज का एक्सप्रेशन बनता है वो बनता है डेल्टा आर वेक्टर बाई डेल्टा टी, विच इज़ इन अदर वर्ड्स आई हैट डेल्टा एक्स बाई, कंपोनेंट्स को आप अगर अलग अलग कर लेते हो, इसको अगर यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करते हो तो ये बन जाएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई हैट प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे हैट, ठीक है। तो जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज़ इक्वल टू, अगर आप इसको वेलोसिटी इन दी एक्स डायरेक्शन मान लेते हो, कह देते हो, मतलब हाँ, वैसे एक्स डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी कवर हो रहा है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज़ डेल्टा एक्स, एंड वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज़ डेल्टा वाई, ठीक। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या सिग्निफाई करेगा? इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इन दी एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो उसका वी एक्स आई हैट लिख सकते हो, और दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन दी वाई डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, तो ये वी वाई हो गया, वी एक्स आई हैट प्लस वी वाई जे हैट। In fact, better to say ये एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी इन दी एक्स डायरेक्शन और एवरेज वेलोसिटी इन दी वाई डायरेक्शन है, वी एक्स कॉमा एवरेज इन दी एक्स डायरेक्शन प्लस वी वाई कॉमा एवरेज इन दी वाई डायरेक्शन। तो मेरा जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू दिस थिंग, एवरेज वेलोसिटी, नेट एवरेज वेलोसिटी इज द sum of the average velocities in the x direction and the y direction taken vectorially, ठीक। ये चीज़, ये एक रिजल्ट है। अच्छा, ये तो हो गया चलो एवरेज वेलोसिटी। अब आपको, आप कह रहे हो कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? मतलब एट अ गिवन इंस्टेंट कितनी वेलोसिटी है, राइट। और इन अदर वर्ड्स, अगर हमारा जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही छोटा हो, बहुत ही छोटा हो, अप्रोचिंग टू ज़ीरो हो, तो हमारा ये जो रेशियो है ये कितना आएगा, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम कितना आएगा, ठीक। तो व्हाट इज़ द वेलोसिटी व्हेन आवर टाइम इंटरवल, व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी व्हेन आवर टाइम इंटरवल इज़ वेरी स्मॉल, उससे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलता है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम फिर से डेल्टा, ये जो v है, v हमारा क्या था, इट इज़ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है व्हेन आवर टाइम इंटरवल इज़ वेरी स्मॉल। तो बेसिकली हम अपना डेल्टा टी है उसको बहुत छोटा कर देते हैं, वी टेक इट टू ज़ीरो। तो ऐसा करने पे जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट है पर यूनिट टाइम, दैट विल गिव अस वी इंस्टेंटेनियस, ठीक। नो, द डिस्प्लेसमेंट व्हेन आवर टाइम इंटरवल इज़ वेरी, डिस्प्लेसमेंट तो हमने देखा कि इट इज़ द चेंज इन पोजीशन वेक्टर, तो इट इज़ डेल्टा आर बाई डेल्टा टी व्हेन आर डेल्टा टी इज़ वेरी स्मॉल। तो इसी चीज़ को लिखा जाता है डेट वी इंस्टेंटेनियस, इसको वी ही बोल दो, क्योंकि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी वी मीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो द वेलोसिटी इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस रेशियो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ठीक, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा आर को, और इसी चीज़ को हम, जब मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ ना, इसी को लिखने का एक और तरीका है दैट दिस इज डी आर बाई डी टी, ठीक। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अब आप इसमें एक चीज़ देखो, जो आपका जो ग्राफ था
सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक। एंड जो ऑब्जेक्ट का जो भी पाथ ट्रेस हो रहा है वो सपोज ऐसा है, एट अ गिवन टाइम टी सपोज इट इज़ हियर, एट अनदर टाइम इट इज़ हियर, ठीक। कॉल दिस पॉइंट पी, विल कॉल दिस पॉइंट पी डैश, ठीक। जब हम ऐसा करते हैं तो ये जो वेक्टर है डेल्टा आर, वो हमें क्या देता है, वो हमें ये, दिस इज माई डेल्टा आर वेक्टर, ठीक। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं अपना जो पी डैश है, अगर मैं अपना टाइम इंटरवल छोटा कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टी डैश माइनस टी या एक पर्टिकुलर डेल्टा टी के लिए पी से पी डैश तक गया। अगर मैं अपना डेल्टा टी छोटा कर रहा हूँ, अगर मैं अपना टाइम इंटरवल छोटा कर रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा, पास आता जाएगा, ठीक। अगर मैंने अपना टाइम इंटरवल हाफ कर दिया, हाफ नहीं मतलब कोई भी एक रैंडम वैल्यू विच इज़ लेस देन आर इनिशियल वैल्यू, अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो ये जो पी डैश है ये धीरे पहले यहाँ आएगा, और छोटा करूँगा तो और पास आएगा, ऐसे पास आता जाएगा, ठीक। तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट विच इज़ इक्वल टू डेल्टा आर और चेंज इन पोजिशन वेक्टर, ये क्लोज आता जाएगा। इवेंचुअली क्या होगा, ये जो पी पॉइंट है और ये जो पी डैश है, जैसे जैसे मैं टाइम इंटरवल छोटा कर रहा हूँ ऐसे वैसे इसके करीब नज़दीक आता जाएगा। इवेंचुअली इट विल बी सो क्लोज टू इट दैट ऐसा होगा कि ये जो डेल्टा आर वेक्टर है ना, इट विल बिकम अ tangent to this graph. It will only touch the graph at one point, and if it only touches the graph at one point, then we say that it is the tangent to the graph, right? तो इसीलिए हम कहते हैं कि अब यहाँ इस रिलेशन से हमें क्या पता लग रहा है, that इस रिलेशन से क्या पता लग रहा है, अगर मैं कह रहा हूँ that v is equal to delta r by delta t, this means that velocity is in the direction of change in position vector, ठीक। और अगर मैंने अपना टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दिया तो जो ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर है विच ऑल्सो रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, दैट बिकम्स अ टेंजेंट टू दिस ग्राफ, टू द ग्राफ ऑफ मूवमेंट और द ट्रेजेक्टरी ऑफ मोशन, ठीक। सो दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि एट एनी पॉइंट इन टाइम द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, और इट इज़ ये, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, और इट इज़ एक्चुअली जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ गिवन बाय द टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ मोशन, ठीक। जो वेलोसिटी है v इज इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा आर, ठीक। एस डेल्टा टी अप्रोचेज ज़ीरो, डेल्टा आर इसका डायरेक्शन ऐसा चेंज होता है, चेंजेस सच दैट इट बिकम्स टेंजेंशियल। इसका मतलब यही है कि द वेलोसिटी इज एक्चुअली टेंजेंशियल टू द ग्राफ ऑफ मोशन, वेलोसिटी इज along the tangent to the motion, ठीक। क्योंकि अब आप आगे जाके ये पढ़ोगे कि सर्कुलर मोशन में बोलते हैं कि जो भी वेलोसिटी है इट इज़ along द टेंजेंट, तो along द टेंजेंट क्यों होता है, इसी वजह से होता है क्योंकि अगर आप अपना टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दो तो जो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इट कम्स आउट टू बी टेंजेंशियल टू दी ऑरिजिन, टू दी पोजिशन वेक्टर, ठीक है। तो वेलोसिटी इज along द टेंजेंट, ठीक। ये तो हो गया आपका डिस्कशन अबाउट वेलोसिटी। फर्दर हाँ, इस चीज़ को अगर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ दैट v वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t गोज़ टू ज़ीरो डेल्टा r बाई
डेल्टा टी एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू डी आर वेक्टर बाई डी टी वेक्टर। ठीक है, इस वाले डेफिनेशन को अगर मैं यूज़ करता हूँ तो इट विल बी लिमिट डेल्टा टी गोज़ टू ज़ीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई हैट प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे हैट, और in other words it is equal to limit delta t goes to 0 delta x by delta t I hat plus limit delta t goes to 0 delta y by delta t j hat। ठीक, ये तो हो गया आपका, ये चीज़ हो जाएगी आपकी velocity in x direction, instantaneous velocity in the x direction plus instantaneous velocity in the y direction, that is why v vector is equal to vx I hat plus vy j hat। आप ऐसा भी लिख सकते हो, और ये आया कैसे, बिकॉज सी लिमिट डेल्टा टी गोज टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज नथिंग बट डी एक्स बाई डी टी आई हैट प्लस डी वाई बाई डी टी जे हैट। ठीक, ठीक है, अब तो वेलोसिटी का हमने एक्सप्रेशन देख लिया एंड वाई इज वेलोसिटी इक्वल टू सम ऑफ द वेक्टर सम ऑफ द वेलोसिटीज अलोंग द एक्स एंड वाई डायरेक्शन, वो भी हमने देख लिया। फर्दर अब हम अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ए वेक्टर इज इक्वल टू जो एवरेज एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी इज सपोज कोई एक इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट रही होगी और फिर बाद में एट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम इट बिकम्स वी, देन या फिर आप इसको ऐसे समझ लो दिस इज वी माइनस यू बाई डेल्टा टी, ऐसा भी सोच सकते हो। ठीक है, बट बेटर टू थिंक ऑफ इट दिस वे, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एंड इसका जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी लिमिट डेल्टा टी गोज टू ज़ीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक, अगर आप एवरेज एक्सेलरेशन को थोड़ा और एनालाइज करते हैं तो इट इज़ एक्चुअली डेल्टा ऑफ वी एक्स आई हैट प्लस वी वाई जे हैट डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी आई हैट प्लस डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी जे हैट। मतलब एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उन दोनों का सम। सो इसको आप ये भी लिख सकते हो डेट एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन, राइट, आई हैट प्लस वाई एवरेज जे हैट, दिस इज इक्वल टू एवरेज। ठीक, और इस चीज़ को अगर आप थोड़ा और एनालाइज करो तो दिस एक्चुअली बिकम्स लिमिट डेल्टा टी गोज टू ज़ीरो डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी आई हैट प्लस लिमिट डेल्टा टी गोज टू ज़ीरो डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी जे हैट। तो ये चीज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका डी वी एक्स बाई डी टी आई हैट और ये बन जाएगा डी वी वाई बाई डी टी जे हैट। इसको आप बोल सकते हो दैट दिस इज एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन आई हैट प्लस एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन जे हैट। तो इन अदर वर्ड्स आपका जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है दैट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन इनटू टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो आप ये नोटिस कर रहे हो कि चाहे हम एक्सेलरेशन ले, चाहे वेलोसिटी ले, चाहे डिस्प्लेसमेंट ले, ऑल ऑफ देम कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। ठीक,
सो इट इज़ प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दैट हम आगे, अगर सपोज हमारा एक्सेलरेशन ऐसा है कि इट इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट टाइम, इट इज़ नॉट चेंजिंग विद टाइम, तो वहाँ पे आप नोटिस करोगे दैट वी कैन एक्चुअली ट्रीट इट एज बीइंग टू डिफरेंट मोशंस। तो अगर आपका एक्सेलरेशन ए वेक्टर इज इक्वल टू सम ए, सम कांस्टेंट वैल्यू दैट इज़ नॉट चेंजिंग विद टाइम, ठीक, तो यहाँ पे आपके जो भी इक्वेशंस आपने निकाले थे 1D मोशन में, दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s is equal to ut plus half at square and v square minus u square is equal to 2as, all of these equations इनका आप करस्पॉन्डिंग 2D फॉर्म भी निकाल सकते हो। वो मैं एक बार बता दे रहा हूँ क्या होता है। v वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस a वेक्टर टाइम्स t, s वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर एंड v स्क्वायर। अच्छा, v स्क्वायर को आप वेक्टर टर्म्स में कैसे डिफाइन करोगे? दो वेक्टर्स को आप ऐसे तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हो। v स्क्वायर क्या, व्हाट डज v स्क्वायर मीन इन द वेक्टर स्पेस? तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? क्रॉस नहीं बनेगा, इट विल एक्चुअली बिकम द डॉट प्रोडक्ट। तो इसी इक्वेशन का जो वेक्टर एनालॉग है दैट विल बी v वेक्टर डॉट v वेक्टर माइनस u वेक्टर डॉट u वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a वेक्टर डॉट s वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गए आपके जो भी काइनेमेटिक्स वाले स्केलर प्रोडक्ट है। बोथ साइड पे स्केलर प्रोडक्ट है, सो द इक्वेशन इज वैलिड, ठीक। तो ये आपके काइनेमेटिक इक्वेशंस के वेक्टर एनालॉग्स है, ठीक। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। और ये एग्जैक्टली होगा क्यों? क्योंकि आप कौन सा वाला, ये इनको कभी आपने वेक्टर फॉर्म में यूज़ किया है? वेक्टर फॉर्म में यूज़ करने का मतलब है आई हेड जे हेड के साथ यूज़ करना। तो मैं वही बता रहा हूँ, अभी एक्चुअली क्या है ना कि जो प्लेन मोशन है उसको देखने के दो तरीके होते हैं। अगर आपका एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है, एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसीलिए हम उसको मान सकते हैं कि दैट इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट मोशंस, वन इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वन इन दी वर्टिकल डायरेक्शन, एंड बोथ ऑफ दीज मोशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक। इसलिए आपके प्रोजेक्टाइल के सारी चीज़ें आप उससे डिराइव कर लेते हो। बट अगर ऐसा होता कि वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, तो ऐसे में आपको है ना जो ये चीज़ है, ये सारे इक्वेशंस है ना वेक्टर फॉर्म में प्रॉपर्ली यूज़ करनी पड़ती, ठीक। वहाँ पे आपको फिर ये डॉट प्रोडक्ट और ये सब करना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे वाले केसेस हम डिस्कस करेंगे बाद में, अभी के लिए तो आप वही देख लो जो एनसीईआरटी में दे रखा है। तो एनसीईआरटी में एक्चुअली आपको ये चीज़ प्रूव करना पड़ेगा कि हम ऐसा क्यों कर सकते हैं। पहली बात तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जो भी मोशन हो रहा होगा इन दी एक्स वाई प्लेन दैट इज़ इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ द मोशन इन दी एक्स डायरेक्शन एंड दी वाई डायरेक्शन, ये होगा। तो ये क्यों होगा, ये आपको प्रूव करना पड़ता है, और ये आप ऐसे प्रूव करोगे कि आप बेसिकली ये लिखोगे, जो आपको ये प्रूफ मैं वो बताता हूँ कैसे प्रूफ करोगे आप, ठीक है। तो ये आपको पता है दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, राइट। ये तो डेफिनेशन है एक्सेलरेशन का। तो अगर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट तो टाइम इंटरवल कितना भी बड़ा हो, वैसे तो देखो, वैसे तो एक्सेलरेशन इज एक्चुअली इक्वल टू दिस थिंग, लिमिट डेल्टा टी गोज़ टू ज़ीरो, डेल्टा टी गोज़ टू ज़ीरो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ठीक। बट इफ़ एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट तो आप अपना टाइम इंटरवल कितना भी बड़ा कर लो या कितना भी छोटा कर लो, एक्सेलरेशन सेम रहेगा। तो ये जो रेशियो है ये सेम रहेगा, चाहे डेल्टा टी आपका कितना भी बड़ा हो जाए कितना भी छोटा हो जाए, सेम रहेगा। तो ऐसे में फिर आप इस लिमिट को हटा सकते हो और आप
सिंपली लिख सकते हो दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी वेक्टर। अब मान लेते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे माई वेलोसिटी v वेक्टर वॉज इक्वल टू सम v नॉट, एंड एट टाइम t इज इक्वल टू t पे वेलोसिटी इज v t या सिंपली v। तो इससे क्या आएगा दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी, वॉट डेल्टा वी विल बी इक्वल टू v वेक्टर माइनस v नॉट वेक्टर डिवाइडेड बाई t माइनस 0। तो इससे आ जाएगा दैट v वेक्टर इज इक्वल टू v नॉट वेक्टर प्लस a वेक्टर टाइम्स t। ये आपका पहला वाला डिराइव हो गया 2D में। ठीक, अब दूसरी बात कि जब भी आपका एक्सेल 2D का आ तो सकता है, आ तो सकता है 2D में प्रूफ करो, आ तो सकता है, बट इट इज़ रिलेटिवली सिंपल। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो मेरे से। ये तो चलो, ये तो चलो डेफिनेशन है, बट इसमें मैं लिमिट क्यों हटा सकता हूँ? इसलिए हटा सकता हूँ क्योंकि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है देन चाहे आप अपना टाइम इंटरवल कितना भी बड़ा कर लो ये रेशियो सेम रहेगा। तो दैट इज़ वाई हमें अलग से अगर ये रिक्वायरमेंट इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। किसी इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन है किसी बड़े इंटरवल पे भी उतना ही एक्सेलरेशन रहेगा। दैट इज़ वाई हम ये लिमिट को हटा पाए, और हटा के फिर मैंने ये लिखा, और अगर मैं ये लिख सकता हूँ तो फिर ये आराम से वहीं से डिराइव हो जाता है। ठीक, तो ये आ गया। अब फर्दर अब एक और चीज़ है, अगर एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, इफ़ योर एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, तो पहली चीज़ होगी। दूसरी बात, अगर एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, ठीक, तो मतलब जो मेरा वेलोसिटी है वो स्टेडी रेट पे चेंज हो रहा है, राइट। इसका मतलब ये भी है कि मेरा जो एवरेज वेलोसिटी है that will also be equal, that will be equal to v vector plus v naught vector by 2। तो ये क्यों है, कोई बता सकते हैं मेरे को? अच्छा, एवरेज का मतलब क्या होता है? हम्म, अगर वी टी ग्राफ आप देखोगे, अगर आप वी टी ग्राफ देखते हो देन एट सम इनिशियल पॉइंट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे दिस इज द वेलोसिटी v नॉट, एंड एट सम अदर टाइम t इज इक्वल टू t पे द वेलोसिटी इज इक्वल टू सम वैल्यू v। ठीक, दो टाइम पॉइंट्स है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप अगर बहुत सारे 2-3 और टाइम पॉइंट्स भी ऐड कर दो ना तो भी, सपोज दिस इज, यहाँ पे बात ऐसी है कि ये जो लाइन है ना इसका स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू ए। ठीक, एंड स्लोप वैसे क्या होता है, इट इज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। आपने अगर दो अलग पॉइंट ले लिए और उन दोनों का अगर आप मीन कर, इसको थोड़ा क्लियरली करते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है ऐसे।
एक्स एक्सिस पे सपोज टाइम है, वाई एक्सिस पे सपोज वेलोसिटी है। हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी आप कैसे डिफाइन करते हो? अगर 2 पॉइंट्स लेते हो तो एवरेज वेलोसिटी विल बी उन दोनों पॉइंट्स पे जो भी वेलोसिटी है उन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। क्यों होगा वो बेसिकली? मान लो कि यहाँ पे इट वॉज v0 एंड दिस इज v कॉमा t। हाँ, सो हम एवरेज v प्लस वी नॉट बाई 2 क्यों होगा? कुछ आइडिया? ठीक है, तो इसको है ना एज आप होमवर्क एक्सरसाइज मान लो। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, बट अभी के लिए अगर मैं ये चीज़ मान लेता हूँ दैट वी एवरेज इज इक्वल टू v0 प्लस v बाई 2, और बाई डेफिनेशन एवरेज वेलोसिटी क्या है? बाई डेफिनेशन इट इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डेल्टा आर वेक्टर। डेल्टा आर जो टोटल हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट एस टोटल डिवाइडेड बाय टाइम। इन चीज़ों को अगर आप इक्वेट कर देते हो, इसको और इसको अगर आप इक्वेट कर देते हो, तो आपके पास आएगा दैट टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v0 प्लस v बाई 2 इंटू टी। और यहीं पे अगर आप v वेक्टर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हो दैट इट इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ये वेक्टर टाइम्स टी, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा दैट एस वेक्टर इज इक्वल टू वी नॉट वेक्टर टाइम्स टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर। और जो मेरा एस वेक्टर है दैट इज डेल्टा आर वेक्टर, एंड डेल्टा आर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट आई हैट प्लस वाई माइनस वाई नॉट जे हैट। या अगर मान लेते कि हम ओरिजिन से ही स्टार्ट कर रहे हैं, देन दिस विल बी इक्वल टू एक्स आई हैट प्लस वाई जे हैट। और दूसरे साइड पे भी आई हैट जे हैट वाले कॉम्पोनेंट्स अगर हम अलग से लिख लेंगे तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू वी नॉट इन दी एक्स डायरेक्शन प्लस हाफ ए इन दी एक्स डायरेक्शन टाइम्स टी स्क्वायर आई हैट प्लस द सेम थिंग j hat, same thing to me, it will be v naught y plus half ay t square in the j hat direction। आई हैट वाले कंपोनेंट्स को अगर मैं कंपेयर कर लूँ, जे हैट वाले कंपोनेंट्स को कंपेयर कर लूँ, तो x कम्स आउट टू बी इक्वल टू वी नॉट कॉमा एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और जो y है वो आ जाएगा वी नॉट कॉमा वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक, तो हमें ये दिख रहा है कि x और y दोनों अलग अलग से आ गए हैं, और ये पूरा इक्वेशन ऐसा है कि जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है दैट इज़ द वेक्टर सम ऑफ द चेंज इन द पोजीशन इन द एक्स डायरेक्शन एंड द वाई डायरेक्शन। सो दैट इज़ वाई वी कैन से कि प्लेन मोशन में, 2D मोशन में जो भी चेंज हो रहा है, जो भी मोशन हो रहा है, दैट इज़ एक्चुअली द सम ऑफ द मोशन इन द एक्स एंड द वाई डायरेक्शन। ठीक ठीक, कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, तो अगर ये होगी बेसिकली आप स्टार्ट इस पार्ट से करोगे दैट आपका जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी बाई टू, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2।
और बाय डेफिनेशन जो एवरेज वेलोसिटी होती है, इट इज़ इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो इट इज़ इक्वल टू एस टोटल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब अगर मान लेते हैं, वैसे तो क्या है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमने ऊपर देखा था कि इट इज़ चेंज इन द पोजीशन वेक्टर। अगर हम अज्यूम कर लेते कि हमारा जो वेक्टर, हमारा जो पार्टिकल है वो मूव करना स्टार्ट किया ओरिजिन से, तो इन दैट केस जो आर इनिशियल वेक्टर होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। डेल्टा आर क्या है, आर डैश माइनस आर, ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, और ये आर डैश वुड बिकम इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, अगर जिस भी फाइनल पोजीशन पे गया उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल टू एक्स एंड वाई इटसेल्फ। ठीक, तो ये चीज़ आपका इधर आ जाएगा एस टोटल, यहाँ या यहाँ। ठीक, और इस स्टेप में हमने, इस वाले स्टेप में हमने बेसिकली ये चीज़ तो ये चीज़ तो डेफिनेशन है एवरेज वेलोसिटी की, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये चीज़ और ये वाला इक्वालिटी इसीलिए है बिकॉज द एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट। अब ये क्यों है, ये मैंने आपको होमवर्क टास्क दिया है कि अगर रेट ऑफ चेंज इज़ कांस्टेंट देन द एवरेज इज़ इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो ये क्यों है ये आपको सोचना है, नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस दैट। ठीक, ठीक है, तो इसके बाद वाले स्टेप्स में आपको कुछ पूछना है क्या? यहाँ पे तो एस टोटल इक्वल टू वी नॉट प्लस वी बाई टू, और ये जो वी है ना, वी की जगह मैंने पुट कर दिया वी नॉट प्लस ए वेक्टर टाइम्स टी। इसको जैसे ही आप पुट करते हो ना तो आपके पास ये वाला रिलेशन आ जाएगा। फिर ये वाला रिलेशन जब आ जाता है ना तो ये जो वेक्टर्स है ना उनको आप रिजॉल्व कर दो, आई और जे कॉम्पोनेंट्स में रिजॉल्व कर दो। रिजॉल्व करके आई आई हैट वाले सारे कॉम्पोनेंट्स एक तरफ कर लो और जे हैट वाले कॉम्पोनेंट सारे एक ब्रैकेट में कर लो, तो वही किया मैंने। ठीक, ठीक है, अभी भी अगर कुछ डाउट आता है तो आप एनसीईआरटी खोल के एक बार उसमें चेक कर लो कि डेरिवेशन जो है वो कैसा दिया हुआ है। ठीक है, मोरलेस द स्टेप्स विल बी द सेम। ठीक है, अरे यहाँ इंटू टी होना चाहिए, हाँ इंटू टी, हाँ यही पूछ रहे थे ना। हाँ हाँ हाँ, अरे वो नहीं दिया था क्योंकि मैं लिखने लिखने में भूल गया। ठीक है, वो मेरी गलती थी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अच्छा प्रोजेक्टाइल देखते हैं। पहली बात तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट दैट इज़ लॉन्च्ड अलोंग अ प्लेन, वो प्रोजेक्टाइल होता है। तो एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। और आपको बस ये कंसेप्ट पूरे ध्यान में रखना है कि मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू अ सम ऑफ टू डिफरेंट मोशंस, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। क्यों हम ये क्यों कर पा रहे, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है देन any motion in the xy plane can be treated as a sum of the motions in the horizontal plane, in the horizontal direction and the vertical direction। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो आप ये समझ लो कि वैसे प्रोजेक्टाइल का मोशन कैसा होगा। सपोज ये ग्राउंड लेवल है, आपने यहाँ से प्रोजेक्टाइल को छोड़ा विथ सम वेलोसिटी v, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। ठीक, तो ये ऊपर जाएगा और फिर उसके बाद नीचे आएगा। मैंने क्या बोला कि यू कैन ट्रीट इट एज दी एज अ सम ऑफ टू डिफरेंट मोशंस, वन इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वन इन दी वर्टिकल डायरेक्शन। तो अगर आप देखते हो तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को एक वी वेलोसिटी से फेंकता हूँ एट एन एंगल थीटा विद दी हॉरिजॉन्टल, तो उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा, दिस वेलोसिटी विल बी वी cos of theta, let me call this vx, and this velocity will be v sin of theta, let me call this vy। ठीक है, अच्छा इनिशियल वेलोसिटीज़ हम यूज़ करते हैं तो लेट मी कॉल दिस यू वाई एंड लेट मी कॉल दिस यू एक्स। ठीक है, अब देखो जो भी वाई डायरेक्शन में मोशन हो रहा है पहले उसको देखते हैं, है ना। वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है,
तो अगर मैंने वाई डायरेक्शन में किसी भी चीज़ को फेंका विथ अ इनिशियल वेलोसिटी यू और यू वाई इन दिस केस, तो उसका मैक्सिमम हाइट कितना होता है, कितने ऊपर तक जाएगा वो? मैंने किसी एक बॉल को ऊपर फेंका, प्रोजेक्ट कर दिया ऊपर विथ वेलोसिटी यू वाई, तो वो मैक्सिमम हाइट तक कब पहुंचेगा? आप इक्वेशन लगा दो, इनिशियल वेलोसिटी जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तब उसकी वर्टिकल मतलब तब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है ना। तो v इज़ इक्वल टू ज़ीरो, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर लगाते हो तो यू वाई प्लस ए टी। अब देखो किसी चीज़ को अगर आप ऊपर फेंक रहे हो तो उस पर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में g, तो ये यू वाई माइनस जी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो टी मैक्स या टी एम इज़ इक्वल टू यू वाई बाई जी। इतने टाइम पे वो अपने, हाँ, उस चीज़ का डबल होगा, जितने टाइम में वो ऊपर पहुंचा उतने टाइम उसको नीचे आने में लगेगा। सो टी, तो उस पर आते हैं, पहले हम बस वाई डायरेक्शन का ही देख रहे हैं, वो उसके बराबर क्यों आ रहा है वो भी देखते हैं। तो अगर आपने सिर्फ एक बॉल को ऊपर फेंका विथ वेलोसिटी यू वाई, तो वो टॉप मोस्ट हाइट तक कब पहुंचता है, व्हेन इट्स इक्वल टू यू वाई बाई जी। और ये ऊपर जाके फिर नीचे आने में कितना टाइम लगता है, डबल ऑफ दैट। सो दिस इज इक्वल टू टू यू वाई बाई जी। ठीक है, एंड एट एनी पॉइंट इन टाइम, अच्छा ठीक है अभी ये टाइम देख, ठीक है, अदरवाइज एट एनी पॉइंट इन टाइम जो उसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, इट इज़ इक्वल टू यू वाई टाइम्स टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। ठीक, तो इसको आप दिमाग में रख लो। ठीक है, ये इक्वेशन समझ आए, ये क्यों होगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए इतना टाइम लग रहा है, ये क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है किसी को? नहीं, ठीक है। तो आप देखो, ये तो मैंने किसी एक चीज़ को ऊपर फेंक दिया, उसको टॉप मोस्ट हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है वो निकाला। अब आप देखो प्रोजेक्टाइल को जब मैं लॉन्च कर रहा हूँ तो ये जब अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा उसके बाद फिर यहाँ से नीचे आने लगा, राइट? तो एट एनी पॉइंट इन टाइम सपोज मैंने इस वाले पोर्शन को देखा, इस वाले पॉइंट पे देखा, इट्स वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन इन द टेंजेंट टू द एक्स वाई ग्राफ। ये अभी मैंने प्रूव किया था कि वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द एक्स वाई ग्राफ। दिस इज द वेलोसिटी v at any time t. It will have a y component, it will have an x component, vx at time t, vy at time t। अब आप मेरे को बताओ एट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? नहीं है। तो वी एक्स एट टाइम टी विल बी इक्वल टू जो भी इनिशियल वेलोसिटी थी उसके बराबर। क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, जो भी एक्सेलरेशन है वो वाई डायरेक्शन में है। सो दैट इज़ वाई जो वी वाई ऑफ टी है इट विल बी यू वाई माइनस जी टाइम्स टी। ठीक, यहाँ पे ये बना देता हूँ। अच्छा, इस चीज़ से आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको मैं बाद में देख लेते हैं, पहले आप ये देखो, टेबल बना देते हैं, एक्स और वाई का टेबल बना देते हैं। ठीक, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इट इज़ वी कॉस थीटा। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इट इज़ वी साइन थीटा। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, ज़ीरो। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी, अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ। ठीक है, तो फिर एट एनी टाइम टी जो वेलोसिटी होगी, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है ना। अब खुद ही देखो, किसी चीज़ को अगर हम फेंक रहे हैं उसको एक्स डायरेक्शन में कोई धक्का मिल रहा है क्या? तो एक्सेलरेशन नहीं है। डिपेंड करता है, अरे मतलब हाँ, होता एक ही डायरेक्शन में है,
नेगेटिव हमेशा मतलब आपको ये नहीं बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि उसका डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव आप वैसे नहीं बोलोगे, क्योंकि अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेता हूँ फिर तो, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ फिर तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया ना। मे बी आपका क्वेश्चन ये है कि क्या वो हमेशा वेलोसिटी के अगेंस्ट होता है, तो वो तो नहीं होता है। जब चीज़ ऊपर जा रही है कोई चीज़ तो वेलोसिटी के अगेंस्ट है, जब वही चीज़ नीचे आ रही होती है तो वो वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में है। ठीक। हाँ, उसका डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है, इट इज़ ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स द ग्राउंड। अच्छा देखो, आपको ये समझ आया ये ज़ीरो क्यों होगा। एक्स डायरेक्शन में तो अपने बॉल को फेंका, एक ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है, बट एक्स डायरेक्शन में कोई चीज़ उसको आगे या पीछे खींच रही है क्या? नहीं, नहीं खींच रही है, तो इसलिए कोई एक्सेलरेशन नहीं है एक्स एक्स डायरेक्शन में। ठीक। तो एक्स डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी वी है एट एनी गिवन टाइम टी, वो क्या हो जाएगा, वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही रहेगा। वाई डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी है एट एनी गिवन टाइम टी, इट विल बी इक्वल टू वी साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक। यू इज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ कर लिया। ठीक है। फर्दर अगर आप डिस्टेंस निकालते हो इन दी डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग दी एक्स डायरेक्शन एट एनी टाइम टी, व्हाट विल दैट बी इक्वल टू, एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन है तो इसलिए यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों है यूनिफॉर्म मोशन? बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, तो इसका मतलब जो भी डिस्टेंस कवर होगा विल बी द सेम इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और इन अदर वर्ड्स द टोटल डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम, v cos ऑफ थीटा इंटू टी, ये हो जाएगा। y डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट विल बी इनिशियल वेलोसिटी टाइम्स टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक। ठीक है। एंड फर्दर बेसिकली आपको सारी चीज़ें इसी से मिल गई। ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। ये रेंज तब होगा जब मेरा t इज़ इक्वल टू टाइम ऑफ लाइट हो, तभी रेंज होगा। अदरवाइज इट इज़ इन जनरल एक्स डायरेक्शन में कितना, इन जनरल एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो है ये चीज़। ठीक है। तो अब आप ये देखो, मैंने इस चीज़ को लॉन्च किया, एट एनी पॉइंट इसकी वेलोसिटी विल बी टेंजेंट टू द मोशन, टेंजेंट टू द मोशन। तो इसका एक वाई कॉम्पोनेंट होगा, एक एक्स कॉम्पोनेंट होगा। अब मैंने यहाँ पे दिखाया आपको जो इसका एक्स कॉम्पोनेंट है वेलोसिटी का, इट इज़ कांस्टेंट, इट इज़ नॉट चेंजिंग विद टाइम। ठीक है। और जो वाई कॉम्पोनेंट है दैट इज़ वी साइन थीटा माइनस जी टी। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी घट रही है, घट रही है। इनिशियल इतना था, बाद में कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे है ना, उस टाइम पे उसकी वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, और एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तो चलो कांस्टेंट ही है, वो तो हमेशा ही वी कॉस थीटा के बराबर है, वो तो वी कॉस थीटा रहेगी। बट वाई डायरेक्शन का जो है वो मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम यानी ज़ीरो हो जाएगा, वो मिनिमम नहीं होगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। क्यों होगा ये पता है आपको? क्यों होगा अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपको एक बार जाके वो वाला पार्ट चेक करना पड़ेगा जब मैंने मैक्सिमम मिनिमा कराया था, और फिर उसके बाद हमने जब वो 1D मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंकते हैं वो वाला मोशन जब एनालाइज किया था। बेसिकली क्या होता है, आप कॉन्सेप्चुअली समझ लो कि इस पॉइंट से जस्ट लेफ्ट में क्या था, इस पॉइंट पे इट वॉज गोइंग अपवर्ड्स, तो मतलब देयर हैड बीन सम वेलोसिटी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक। एंड सम वेलोसिटी ऑफ कोर्स इन दी एक्स डायरेक्शन। और ये जो पॉइंट है टॉप मोस्ट हाइट का जो पॉइंट है, उसके जस्ट राइट में जब आते हो तो तब आपकी वेलोसिटी, बॉल इज़ गोइंग डाउनवर्ड्स, तो एक्स डायरेक्शन में तो जा ही रहा है बट हल्का सा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। मतलब क्या चेंज हुआ, जस्ट लेफ्ट में देर वॉज सम वेलोसिटी इन दी अपवर्ड्स डायरेक्शन, बट जस्ट राइट में देर इज सम वेलोसिटी इन दी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। तो मतलब ये बीच वाले पॉइंट में वेलोसिटी ज़ीरो रही होगी। ये आप समझ पा रहे हो? यहाँ पे अपवर्ड्स है
यहाँ पे डाउनवर्ड्स है, तो कहीं पे तो वो ज़ीरो हुआ होगा उन दोनों, और वो इन दोनों पॉइंट के बीच में ही कहीं ज़ीरो हुआ होगा। ठीक, आया आपको समझ? ठीक है, तो इसीलिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे इट्स वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी होता है। मैथमेटिकल प्रूफ यही है कि मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट पे, ये टॉप मोस्ट हाइट पे क्या हो रहा है, आपका वाई मैक्सिमम है कि नहीं? वाई मैक्सिमम है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम में क्या होता है? वाई मैक्सिमम है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मतलब डी वाई बाई डी टी इज़ ज़ीरो, और डी वाई बाई डी टी क्या है? इट इज़ वेलोसिटी इन दी वाई डायरेक्शन, ये ज़ीरो है। तो मैथमेटिकली ये प्रूव है। समझ पा रहे हो आप इस चीज़ को? जब वाई मैक्सिमम है तो डी वाई बाई डी टी ज़ीरो होना चाहिए, बट डी वाई बाई डी टी तो क्या है? वो तो वेलोसिटी है ना वाई डायरेक्शन में। दैट इज़ वाई वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन इज ज़ीरो व्हेन वाई इज़ मैक्सिमम। ठीक, तो वाई मैक्सिमम के लिए हमें फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो करनी है। तो अब हम कैलकुलेट, उसके बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ, मैक्सिमम हाइट जब वो पहुँचता है तो उस टाइम पे उसके लिए कितना टाइम लगता है। तो उसको आप ऐसे ही करते हो, दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ कर लेते हो, v को आप ज़ीरो कर देते हो, इससे आपका t आ जाता है माइनस यू बाई ए। इन दिस केस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, यू इज इक्वल टू वी साइन थीटा, दैट इज़ वाई, और इसको आप यू वाई बोल दो, दैट इज़ वाई टी एम इज इक्वल टू यू वाई बाई जी। इतना टाइम लग रहा है इसको ऊपर पहुंचने में। ठीक है, मैं इसको फिर से आपको क्लियरली डायग्राम में दिखा देता हूँ। ठीक है, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल, ये जो ऑब्जेक्ट है मैंने इसको यहाँ से लॉन्च किया है। ठीक है, मान लेते हैं ये मैक्सिमम हाइट है, लेट मी कॉल दिस h। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, लेट मी कॉल दिस r। ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो पे ऑब्जेक्ट वाज हियर। मान लेते हैं ये मैक्सिमम हाइट पे कब पहुँच रहा है, टाइम t इज इक्वल टू टी एम पे। एंड मान लेते हैं ये ग्राउंड पे वापस पहुँच रहा है टाइम t इज इक्वल टू टी एफ पे। ठीक, हमें टी एम निकालना है, टी एफ निकालना है, आर निकालना है, एच निकालना है। ठीक है, लेट मी कॉल दिस वेलोसिटी एस। इनिशियल जो वेलोसिटी है मान लेते हैं उसको यू ही मान लेते, ठीक है, आपके लिए कंफर्टेबल होगा। ठीक, तो सपोज इट वाज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये चीज़ दिस इज यू कॉस ऑफ थीटा हो जाएगी, ये हो जाएगा यू कॉस ऑफ थीटा, और ये हो जाएगा यू साइन ऑफ थीटा। जब वो इस पॉइंट पे है तो इसका जो वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन है वो ज़ीरो है, मतलब यू वाई प्लस ए टी इज इक्वल टू ए वाई टी। अब देखो वाई डायरेक्शन में जो भी एक्सेलरेशन है ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। अगर मैं अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ, ग्रेविटी इज डाउनवर्ड, सो एक्सेलरेशन इन दी वाई डायरेक्शन इज माइनस जी। तो इससे आपका जो टी एम है, द टाइम इट टेक्स टू रीच द मैक्सिमम हाइट, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस यू वाई बाई ए वाई, विच इज इक्वल टू माइनस यू वाई बाई माइनस जी इक्वल टू यू वाई बाई जी। इन अदर वर्ड्स द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यू वाई कितना था, दिस इज यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा एंड यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। तो टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा बाई जी। ठीक, अब ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा नीचे आने में। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट दिस कि हाँ ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम नीचे जाने में क्यों लगेगा, तो आप इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन दी वाई डायरेक्शन को ज़ीरो सेट करो, दो वैल्यूज़ आएंगी टाइम की, वन इज़ टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड अनदर जो दूसरी वैल्यू आएगी टाइम की वो ये टी एम का डबल आ जाएगा। ठीक है, बट एनी वे टी एम इज इक्वल टू यू साइन थीटा, जो टी एफ होगा वो फाइनली, चलो उस पर बाद में जाते। तो अगर यू साइन थीटा बाई जी टाइम लग रहा है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए, तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा, एच विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ कर लो, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई टी कितना है, यू साइन थीटा, और
टी एम लग रहा है मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए, यू साइन थीटा इंटू यू साइन, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. बेटर वे इज़ टू थिंक ऑफ इट दिस वे कि मैक्सिमम हाइट पे इट्स वेलोसिटी इज ज़ीरो, सो वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए वाई इंटू एच. मैक्सिमम हाइट पे डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन इज एच, ये चीज़ ज़ीरो है. यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस जी टाइम्स एच. तो इससे एच की वैल्यू आ जा रही है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. ये हो जाएगा मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट. ठीक है, दो चीज़ें हमने निकाल ली. अब हमें निकालना है कि कितने टाइम बाद वो नीचे गिरता है. उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं, कि टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि कितने टाइम तक वो एयरबॉर्न रहा. ठीक, हाँ वो मैं अभी समझा रहा था कि इट विल बी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी. क्यों होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऊपर तक जाने में, मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम वापस आने में लगेगा. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर वो टाइम टी एम में जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक भी टाइम टी एम में ही जाएगा. सो दैट ये जो पूरा प्रोसेस है इसके लिए जो टाइम टी एफ है दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स टी एम. सो द टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी. ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया. अब बताओ आर कैसे निकालेंगे? आर इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड. तो देखो ये पूरे ऊपर से जाके नीचे गिरने तक इसको टाइम लग रहा है टी एफ. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में द स्पीड इज यू कॉस थीटा. सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी एफ. तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक प्रोजेक्टाइल कवर करता है ना बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. रेंज आप कैसे निकालते हो? रेंज आप ऐसे निकालते हो, आप बोल देते हो दैट आर इज इक्वल टू वेलोसिटी इन दी एक्स डायरेक्शन इंटू कितने टाइम तक वो एयरबॉर्न रहा. ठीक है, जितने टाइम तक वो एयरबॉर्न रहा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ. सो दिस इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी एफ. यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस ऑफ थीटा एंड टी एफ जो अभी अभी हमने निकाला है इट इज़ 2 टाइम्स मैक्सिमम हाइट, 2 टाइम्स द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट. सो इट इज़ 2u साइन थीटा बाई जी. दैट इज़ वाई आर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी. ठीक है, इसी को आप अगर ऐसे लिख दो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. तो रेंज इज इक्वल टू दिस थिंग ऑल्सो एंड दिस थिंग ऑल्सो. और एक और चीज़ आप यहाँ पे देख लो, रेंज इज 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, मतलब रेंज इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. थीटा को हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, तो आर डिपेंड्स ऑन थीटा. अब अगर आप आर ऑफ 90 माइनस थीटा निकालते हो ना तो वो क्या होगा? इट विल बी 2u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा बाई जी. तो ये कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है. इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा बाई जी. अब आप देखो ये चीज़ और ये चीज़ तो बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट दिस इज एक्चुअली आर थीटा. मतलब आर ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा. मतलब किसी चीज़ को अगर आप 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हो और या फिर 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हो, दोनों केस में आपका जो रेंज है वो सेम आएगा. तो रेंज फॉर टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन इज सेम इफ़ द टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन का रेंज सेम होता है. ठीक, ये पहली बात. दूसरी बात, आर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. ठीक, अब आप यहाँ पे देखो साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है? साइन 2 थीटा मैक्सिमम क्या हो सकता है?
साइन की कोई भी वैल्यू -1 से 1 में वैरी करती है, मैक्सिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो आर यहाँ पे देखो वेरिएबल सिर्फ साइन टू थीटा ही है, ठीक। यू स्क्वायर और जी तो कांस्टेंट चीज़ें हैं। मान लो कि हम जिस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, हमें ये पता करना है कि कौन से एंगल पे रेंज मैक्सिमम होता है। तो मतलब मेरा एंगल जो है वो वेरिएबल है, एंगल वेरिएबल है, मतलब साइन ऑफ दैट एंगल इज़ ऑल्सो वेरिएबल, ठीक। यू स्क्वायर और जी तो कांस्टेंट वैल्यूज़ है, तो ये तो एंगल के साथ वैरी नहीं कर रही है, एंगल के साथ सिर्फ साइन टू थीटा वैरी कर रही है, ठीक है। तो आर विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन इज मैक्सिमम। साइन मैक्सिमम कितना होता है? साइन मैक्सिमम 1 होता है। साइन टू थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब साइन टू थीटा 90 डिग्रीज हो गया, इसलिए थीटा की वैल्यू 45 डिग्रीज होगी। 45 डिग्रीज पे आपका रेंज मैक्सिमम होता है, एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। ये हो गया आपका मैक्सिमम रेंज। और मैक्सिमम रेंज होता कब है? जब आपका एंगल 45 डिग्रीज हो, ठीक। ठीक है, क्लियर सबको? तो बस अब सब कुछ ही हो गया प्रोजेक्टाइल का, बस आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए आप ये समझ लो, एक्स डायरेक्शन में जो भी मोशन हो रहा था उसके लिए वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। मतलब एक्स डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ वेलोसिटी इन दी एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम टी। वाई डायरेक्शन में जो भी मोशन हो रहा है उसमें द इनिशियल वेलोसिटी वाज यू वाई या यू साइन थीटा, ठीक है। यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, एंड वाई डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई टी इज यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। ये हो गया आपका y का एक्सप्रेशन, और ये जो x है इट इज़ u cos थीटा टाइम्स t। ये x है, ये y है। तो अगर आपको x और y में एक रिलेशन ढूंढना है कि हाँ मैंने जो प्रोजेक्टाइल को फेंका, तो अगर मेरे को सिर्फ ये पता है कि वो मेरे से x डिस्टेंस की दूरी पे है अगर, तो उसका हाइट कितना होगा, अगर मेरे को ये निकालना है, तो इसका मतलब यही है ना कि मेरे को x और y में एक रिलेशन चाहिए। प्रोजेक्टाइल को मैंने फेंका, सपोज एट टाइम टी इट इज़ हियर, तो इस पर्टिकुलर प्लेन में इसका कुछ x और y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक। उस x और y कोऑर्डिनेट में रिलेशन क्या है वो आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे आपको क्या पता लग रहा है? दिस इज एक्चुअली x इज सम फंक्शन ऑफ टाइम एंड y इज अनदर फंक्शन ऑफ टाइम। x और y में अगर आपको रिलेशन निकालना है तो आपको टाइम इस इक्वेशन से हटाना पड़ेगा, ठीक है। वो हटाना बहुत ही ईजी है। आप कैसे हटाओगे? ये देखो, ये देखो, यहाँ से t इज़ इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा आता है, इसको लेके आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये चीज़ क्या आएगी? y इज़ इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स बाई कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ गया। सो दिस इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा, ओह सॉरी, ये u cos थीटा है, u cos थीटा, तो u और u कैंसिल हो जा रहे हैं, तो ये x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है। देख के बहुत ही गंदा लग रहा है, इसको सिंप्लीफाई करने की तो ज़रूरत नहीं है, बट ये मैं समझाता हूँ ये चीज़ को आप कैसे समझ सकते हो, ठीक है। So let's go to another page. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हाँ आ सकता है, बट सिंपल ही तो है। आप ये देखो ना, एट एनी पॉइंट इन टाइम, एट एनी टाइम टी, आप हॉरिजॉन्टली कितना दूर गए, दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, यही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिखा था, दैट एक्स इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम विल गिव अस द डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन, तो वेलोसिटी इंटू टी। और जो y डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज इक्वल टू यू वाई टाइम्स टी प्लस हाफ
ए वाई टाइम्स टी स्क्वायर, ये तो है ही ना। यू एक्स यू वाई आपको पता है, यू एक्स इज़ यू कॉस थीटा, यू वाई इज़ यू साइन थीटा, ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। इनको यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया मैंने। सब्सटीट्यूट करने के बाद एक्स आ गया था आपका यू कॉस थीटा टी, वाई आ गया था आपका यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बस अब यहाँ से टी की वैल्यू निकालो और इधर सब्सटीट्यूट कर दो, बन गया आपका इक्वेशन। इसमें कोई पार्ट है क्या जो आपको लग रहा है बहुत डिफ़िकल्ट है? सिंपल सा एप्लीकेशन है। मैथ्स में आपको सब्सटीट्यूट करना आता है ना, आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए सब्सटीट्यूशन सीखा था ना, बस वही सब्सटीट्यूशन किया है मैंने। ठीक है, ये करने के बाद ये इक्वेशन आ जाता है y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देख के आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये है नहीं। क्यों नहीं है? आप इसको ऐसे देखो, y इज इक्वल टू एक्चुअली क्या है, आप यहाँ से एक्स टैन थीटा कॉमन ले लो, ठीक है, एक्स टैन थीटा, या फिर छोड़ो, आप जिस एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, अगर आप बोलते हो कि हाँ ठीक है मैं एंगल को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं एंगल को फिक्स रख रहा हूँ, तो फिर टैन थीटा एक कांस्टेंट हो गया। ठीक, इफ थीटा इज फिक्स्ड देन टैन थीटा तो कांस्टेंट हो गया, तो टैन थीटा को मैं ए बोल देता हूँ, टैन थीटा विल बी अ कांस्टेंट, टैन थीटा कॉस थीटा, ये तो कांस्टेंट्स हो गए, जी भी कांस्टेंट है। और जब मैंने बॉल को फेंक दिया है उसके बाद आपका जो यू है, यू भी तो एक कांस्टेंट ही है ना, यू थोड़ी चेंज हो रहा है, वो तो इनिशियल वेलोसिटी है। तो फिर आप y को लिख सकते हो, इट इज़ सम कांस्टेंट टाइम्स x माइनस ये जो है जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक कांस्टेंट ही है। अगर आपने बॉल को फेंक दिया, मतलब फेंकने के बाद तो आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज नहीं हो रहा है ना, इनिशियल वेलोसिटी तो चलो कांस्टेंट ही है, ये सारी चीज़ कांस्टेंट हो गई। द ओनली थिंग दैट इज़ वेरिइंग इज आपसे कितना दूर गया है बॉल, मतलब कितना ऊंचा गया है, कितना दूर गया है। एक्स और वाई आर दी ओनली वेरिएबल्स, तो वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये होता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। और ये जो ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर है, ये ग्राफ कैसा है? इट इज़ एक्चुअली अ पैराबोलिक ग्राफ। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है, तो ये दिखा देता हूँ मेरे को, आपको समझना है कि y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आपको पता है कैसा होता है ग्राफ, ऐसा होता है ना ग्राफ। तो फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। ठीक, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा। y इज इक्वल टू माइनस बी एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। बेसिकली यही जो ग्राफ है, ये ज़ीरो ज़ीरो से पास कर रहा था, अगर मैंने इसको माइनस बी एक्स स्क्वायर कर दिया तब भी ज़ीरो ज़ीरो से पास करेगा, बस ये जो ग्राफ है ना थोड़ा और खिंच जाएगा, डिपेंडिंग ऑन दी, मतलब या तो ये ऐसा हो जाएगा या फिर ये ऐसा हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यू ऑफ बी। तो आप यहाँ पे देखो, ये माइनस बी एक्स स्क्वायर है, मतलब ये ग्राफ एक डाउनवर्ड कर्व्ड पैराबोला होगा। ठीक, फर्दर अगर आप इसमें x इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हो, इसमें अगर आप x इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हो तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है? y इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। और दूसरी बात, अगर आप इसमें x इज इक्वल टू बी ए बाई बी अगर आप पुट करते हो तो क्या आ रहा है? कैलकुलेट करके बताओ y कितना आ रहा है x को, अगर मैं ए बाई बी पुट करता हूँ तो। ए बाई बी अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो ए टाइम्स ए बाई बी माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बाई बी माइनस ए स्क्वायर बाई बी, ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, सही से सब्सटीट्यूट करो। ठीक है, ये बहुत बेसिक मैथ्स की चीज़ें हैं ये मैं नहीं समझा सकता। ठीक है, प्रॉपरली सब्सटीट्यूट करो। एक्स को अगर ए बाई बी रखता हो तो वाई ज़ीरो आता है।
बेसिकली इसका ग्राफ एक डाउनवर्ड कर्व पैराबोला है। इसका जो ग्राफ है, वो कैसा आएगा? इट विल बी डाउनवर्ड कर्व पैराबोला सच दैट x इज इक्वल टू 0 पे y 0 है, मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है, और सेकंड x इज इक्वल टू a बाई बी पे भी y 0 है। ठीक है, ये हो जाएगा ग्राफ इसका। इसी से हमें पता लगता है कि प्रोजेक्टाइल अगर हम फेंकते हैं ना तो वो कर्व टाइप का ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से ही ये चीज़ आती है। ठीक है, इससे हमें ये पता लग रहा है दैट दिस इज दिस सॉर्ट ऑफ अ ग्राफ। दिस पॉइंट इज 0, 0 एंड दिस पॉइंट इज a बाई बी, 0। तो अगर आपने सबसे पहले ही इसको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में बदल दिया होता तो आप कैलकुलस लगा के भी है ना रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों निकाल सकते थे। दिस इज द ग्राफ ऑफ द पैराबोला। ठीक, तो प्रोजेक्टाइल में यही सारी चीज़ें हैं, नहीं है और तो कुछ है नहीं इसमें। मेन केसेस भी मैंने आपको बता दिए, इतना ही है एनसीईआरटी में, इससे ज़्यादा नहीं है। सर्कुलर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक, फॉर्मूला वगैरह आप सब एनसीईआरटी से देख लेना, और कुछ डाउट हो क्वेश्चंस करके देखना, कुछ डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट भी शायद ऑनलाइन ही होगा, अभी तक तो कुछ क्लियर पता नहीं चला है मेरे को।